नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हमने राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस है वो देख लिया और हमने देख लिया कि राजस्थान के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा और किस भाग में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत करेंगे और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि 1857 के विद्रोह में हमें क्या पढ़ना है, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें हमें क्या चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हमें अर्थ कि विद्रोह का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ या परिभाषा देखनी है। फिर स्थिति देखनी है, कब 1857 की पहले की कि हमें 1857 के पहले राजस्थान में क्या स्थिति थी। और अगर ये चीज देख लेंगे ना तो हमें 1857 के विद्रोह के कौन से कारण है वो आपको पता चल जाएगा। हमें क्या देखनी है, स्थिति देखनी है किसकी, 1857 की विद्रोह की। इसके पहले की देखनी है, स्थिति किसकी देखनी, पहले की देखनी, जिससे कि हमें 1857 के विद्रोह के कारण हमें पता चल जाएगा। फिर जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण कौन सा था, कि 1857 के विद्रोह के समय उसमें कौन सा कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ तत्कालीन, वो देखना है। फिर वापिस स्थिति देखनी है, कब 1857 के विद्रोह के समय कि राजस्थान की स्थिति क्या थी, कि 1857 का विद्रोह हो गया, तत्कालीन कारण से हम देख लेंगे। फिर उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, राजस्थान के कौन सी रियासतों के कौन राजा थे, कौन सी वो क्षणिक छावनियां थी, कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, वो हम देखेंगे कि 1857 के समय विद्रोह की क्या स्थिति थी। फिर देखिए पसार, 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस तरह से फैला और इसकी फैलाव की शुरुआत कहां से हुई, वो हम इसके पसार में देखेंगे कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह किस तरह फैला, पसार में देखेंगे। फिर 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा, ऐसे कौन से कारण है कि जो 1857 का विद्रोह असफल हो गया, वो हम कारण देखेंगे। फिर आपके 1857 के विद्रोह में जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों ने या जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने राजस्थान में अपना योगदान दिया, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपके परिणाम, 1857 के विद्रोह के बाद में क्या परिणाम हुआ, कि वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, जनता पे क्या प्रभाव पड़ा, अब राजाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, और अंग्रेजों ने अपनी शासन और सत्ता में किस प्रकार चेंज किए, वो हम परिणाम में देखेंगे। फिर प्रश्नोत्तरी कि 1857 के विद्रोह से एग्जाम में कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्यतः हम 1857 के विद्रोह में हम ये पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला विद्रोह का अर्थ क्या है वो देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि 1857 के पहले राजस्थान में की स्थिति कैसी थी, जिससे कि हमें 1857 के विद्रोह क्यों हुआ उसके कारण हमें पता चल जाएंगे। तत्कालीन कारण कौन सा था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, वो देखेंगे। फिर स्थिति देखेंगे कब की, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, कौन सी रियासतों के कौन से राजा था, कौन पीर थे, और अंग्रेजों ने कौन सी क्षणिक छावनियां राजस्थान में स्थापित कर चुकी थी, ये देखेंगे। 1857 का विद्रोह किस तरह राजस्थान में फैला हुआ, उसका किस तरह फैला और इसकी शुरुआत कहां से हुई, किन क्षणिक छावनियों से, वो इसमें पसार में देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति कि 1857 के विद्रोह में कौन
ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने क्रांतिकारी व्यक्तियों का साथ दिया, ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निर्वहन की, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। फिर 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, वो हम कारण देखेंगे कि किस कारण की वजह से 1857 का जो विद्रोह राजस्थान में असफल हुआ। ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या निकला, कि अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्या है राष्ट्रवाद की भावना, वो हम देखेंगे। फिर आता है आपके प्रश्नोत्तरी कि 1857 के विद्रोह से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन से प्रश्न आए हुए, उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे, या कैसे प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। और 1857 का जो महत्वपूर्ण बिंदुओं वो सार देखेंगे। तो मुख्यतः अगर हम ये चीज देख लेते हैं ना, तो राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ ना, वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है 1857 का विद्रोह का अर्थ क्या है। तो हम सबसे पहले अर्थ देखते हैं। विद्रोह का क्या अर्थ है। विद्रोह का अगर हम मतलब ले तो कि एक समय या किसी सत्ता ने वहां पे निवास करने वाली जनता को सताया हो या शोषण किया हो, और वो लोग शोषण तो सहन कर रहे थे, पर एक समय ऐसा आया उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वो उस सत्ता के खिलाफ आवाज उठे। मतलब कहे तो उनके मन में बारूद तो इकट्ठा हो गए, परंतु चिंगारी का काम कौन किया उस समय, तत्कालीन काल ने दिया। तो विद्रोह का मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी बड़ी घटना होना जो लगभग 60-70 साल या 100 साल तक सताए हुए, शोषण का शिकार हुए लोगों द्वारा करना, और उसके बाद बड़े से एक रिजल्ट निकलना, मतलब कि राष्ट्रवाद का उदय होना। तो अब इसमें बहुत सी परिभाषा लिख सकते हैं। एक बड़ी घटना होना, और उसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय होना, बड़ा सा परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन। और 1857 के विद्रोह के बाद में परिवर्तन क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। विद्रोह किसने किया? सताए हुए लोगों ने किया। सताए हुए लोगों ने किया। किसने शोषण किया? अंग्रेजों ने शोषण किया। अंग्रेजों के शोषण से सताए हुए लोगों ने विद्रोह किया, और इसके बाद में क्या हुआ? एक बड़ा सा परिवर्तन हुआ, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की भावना विकसित होना राष्ट्रवाद है। तो मतलब एक सिंपल सी लाइन में कहूँ तो लगभग लोगों द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, सताए हुए लोगों द्वारा विद्रोह करना। उस समय तत्कालीन काल ने उनके जो इकट्ठा हुए बारूद का काम किया है चिंगारी ने। कौन किया? तत्कालीन काल ने चिंगारी का काम किया। तो लोगों द्वारा किसी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना या उनका विद्रोह करना, ये मतलब होता है आपके विद्रोह का, किसी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना लोगों द्वारा, सताए हुए लोगों द्वारा। तो विद्रोह का मतलब ये आपके इसका अर्थ हो गया। और इसके बाद में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? राष्ट्रवाद की उदय होना। तो मैं अगर सिंपल सी लाइन लिखूं तो ये बड़ी घटना होना, और उसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भले ही 1857 का विद्रोह असफल हो गया, परंतु उसके बाद में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो विद्रोह का मतलब ये होता है कि किसी सत्ता के खिलाफ वहां पर सताए हुए लोगों द्वारा आवाज उठाना, और भले ही वो आवाज दब गई, परंतु उसके बाद में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ ना, वो लोगों को अपने देश के लिए कुछ करने के लिए हिम्मत प्रदान करती। तो मुख्यतः विद्रोह का मतलब ये होता है। फिर हमारा जो पहला पॉइंट था, अर्थ हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है 1857 से पहले की राजस्थान की स्थिति।
पहले राजस्थान की स्थिति ये हम कहें तो अगर स्थिति देख लेंगे तो आपको कार्ड के बारे में पता चल जाएंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा 100 साल आप पीछे चले जाए तो आपको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, फिर कमजोर सत्ता होने की वजह से यह प्रशासन में भी आने लगी। तो जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने अपना साम्राज्य बहुत विस्तार किया था, फिर जब उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तो कमजोर सत्ता हो गई और साम्राज्य छोटे छोटे अपनी अलग स्वतंत्र स्थापित करने लगे राज्य। फिर अंग्रेजों ने अपना इसी को देखते हुए फायदा उठाया और धीरे धीरे भारत पे अपना अधिकार करने लगे। तो लगभग मैं बात करूं तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है और बहादुर शाह उत्तराधिकारी युद्ध जीत जाता है और दिल्ली का बादशाह बन जाता है बहादुर शाह। ठीक है, तो उस समय जो बहादुर शाह ये राजा बनता है, जो ये उसके दरबार में गुटबंदी की राजनीति होने लगी। गुटबंदी अलग अलग गुट बनने लगे, जिसके आपके हैदराबाद के निजाम हो गए, चिनकिलाज खान हो गए, सैयद बंधु, ऐसे गुट बनने लगे। इन गुटों का उद्देश्य यही था कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना। जो राजा होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है और ये गुट अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए थे और इन गुटों के हाथ में होता है कि अगला शासक किसको बनाना। तो मतलब कि जो दिल्ली का शासक है वो तो एकदम कमजोर हो गया और राजनीति सही ढंग से कौन करने लगे, अपने जो गुट वाले। फिर साउ के भी अपने मराठों में अपना उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो साउ ने कुछ सरदारों को अपने साथ मिलाया और पेशवा का पद सज्जित हुआ और अपने बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य व्यक्ति को मिल गया। फिर अन्य सरदारों को अपने साथ मिला के साउ मराठों का शासक बन गया। तो मराठों में कौन था, अपने साउ था। उनको बालाजी विश्वनाथ जैसे व्यक्ति का साथ प्राप्त हो गया और बालाजी विश्वनाथ ने अन्य व्यक्तियों को अपने साथ मिला के जो साउ को राजा, मराठों का राजा बना दिया। ठीक है, फिर बहादुर शाह ने उनको साउ को कुछ अधिकार दिए, जैसे चौथ व सरदेशमुखी, मतलब कि किसी राज्य की रक्षा करने के लिए कुछ टैक्स लेना चौथ व सरदेशमुखी होते हैं। तो अपने साउ अपने व्यक्तियों के साथ वो चौथ व सरदेशमुखी अपने मराठा दक्षिण के क्षेत्र में वसूल करने लगे। धीरे धीरे वो अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे। फिर मालवा व गुजरात में भी अपने चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने लगे, क्योंकि इसको पता था कि जो मुगल सत्ता वो कमजोर सत्ता है और धीरे धीरे मराठा भी शक्तिशाली होने लगे, अपनी सेना बढ़ाने लगे और पेशवा का पद सज्जित कर, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य पेशवा हुए, तो अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा और चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने लगा। फिर धीरे धीरे मालवा व गुजरात में भी चौथ व सरदेशमुखी वसूलने लगा। फिर धीरे धीरे बूंदी में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ वहां पे मराठों ने साथ दिया, तो राजस्थान में बूंदी के माध्यम से मराठे प्रवेश कर लिए राजस्थान में। और राजस्थान के जो रियासतों के इलाके थे, जो यहाँ पे ना लूटपाट करने लगे, तो राजस्थान के राजाओं ने मराठों की लूटपाट रोकने के लिए एक सम्मेलन किया कि सभी राजा मिलकर मराठों से एक साथ युद्ध लड़ेंगे, जिससे हुल्डा सम्मेलन का नाम दिया गया। 1734 में हुआ। परंतु इसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति वर्षा ऋतु के बाद मिलेंगे और हम सब मिलके मराठों का सामना करेंगे। पर वर्षा ऋतु के बाद कोई राजा नहीं आया और इस सम्मेलन खारिज हो गया और दिन प्रतिदिन राजस्थान में मराठी हमले करने लगे। और उस समय एक शक्तिशाली अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करने लगे बंगाल और इस साइड में अधिकार करने लगे और राजस्थान में आए और राजस्थान के राजाओं को कहा कि भाई आप हमसे कर लीजिए सहायक संधि, हम आपके मराठों से रक्षा करेंगे। क्या कर लीजिए, हमसे कर लीजिए सहायक संधि, हम आपके मराठों के हमलों से रक्षा करेंगे। तो राजस्थान के राजाओं ने कर दी सहायक संधि। तो सहायक संधि में कहा गया कि अंग्रेज राजा के किसी भी
मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसके आंतरिक मामले में। अंग्रेजों ने तो ऐसा कहा, परंतु धीरे धीरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज। ठीक है। फिर इसका यह था कि बाह्य आक्रमण से हम राजा की रक्षा करेंगे। जब संकट की घड़ी आई तो अंग्रेजों ने सहायता की भी नहीं। ठीक है, संकट की घड़ी में अंग्रेजों ने सहायता नहीं की और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और एक पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिया हर एक राज्य में या रियासत में कि वो उस राज्य के प्रशासन की देखभाल करे, कुछ राजा गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, पेय का पद सृजित कर दिया और बाह्य सुरक्षा जब जरूरत पड़ी तब वो नहीं करते थे। तो धीरे धीरे राजस्थान के जो राजा थे वो अंग्रेजों से रुष्ट होने लगे। तो अगर मैं बात करूँ तो उस समय जोधपुर या मारवाड़ का राजा था मानसिंह। तो मानसिंह अपने पूरे जीवन काल में अंग्रेजों का विरुद्ध, अंग्रेजों के कई सम्मान हुए तो मानसिंह गया भी नहीं, ना ही किसी प्रकार का पत्र का जवाब दिया। तो अंग्रेजों और मानसिंह का संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। तो अंग्रेज हमेशा मानसिंह पे गुस्सा रहते थे। फिर मानसिंह अंग्रेजों से गुस्सा रहते थे, तब उस समय बात करें तो अपने मारवाड़ के पास अपने बाड़मेर की साइड डीडवाड़ा में लूटपाट होने लगी। तब अंग्रेजों ने एक वहां पे एक क्षणिक छावनी का गठन किया, जोधपुर रीजन कह दो या एरनपुरा छावनी कह दो, जोधपुर रीजन क्षणिक छावनी का गठन किया। इसमें सभी व्यक्ति भारतीय थे और इस क्षणिक छावनी का गठन किया और उद्देश्य यही था कि जो लूटपाट होने लगी उनके से रक्षा करना। और इनकी सैनिक छावनी में जितना भी खर्चा आएगा पैसे कौन देगा? राजा देगा। सेना किसकी बात मानेगी? अंग्रेजों की। पैसा कौन देगा? राजा देगा। तो भी मानसिंह नाराज हो गए। तो अंग्रेजों और मानसिंह के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने अपने जोधपुर दुर्ग पे कब्जा कर दिया और वहां के किसी जोधपुर दुर्ग के सेनापति ने अंग्रेजों पे तलवार से वार कर दिया। तो मानसिंह अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, पर बाद में मानसिंह की मृत्यु के बाद में जो जोधपुर के राजा बने तक्षशिला, वो फुल सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों का। तो राजा अपने भोग विलास में फुल सपोर्ट करने लगे। किसका? अंग्रेजों को। ये तो थी अपने मारवाड़ की स्थिति। तो मानसिंह तो पूरा अंग्रेजों के खिलाफ था। फिर जो तक्षशिला अगला शासक बना वो अंग्रेजों के फुल सपोर्ट में था। जैसा अंग्रेज कहते वो तक्षशिला वैसे ही करते थे। ये तो होगी आपके मारवाड़ की स्थिति। फिर मैं अगर मैं जयपुर की स्थिति बताऊं तो आपको हम जयपुर में शासक था अपने जयसिंह। ये भी अपने अंग्रेजों से रुष्ट था और सो शेखावटी क्षेत्र में लूटपाट होने लगी। तभी अंग्रेजों ने एक शेखावटी ब्रिगेडियर सेना का गठन किया। वहां शेखावटी में होने वाले लूटपाट को रोकने के लिए सभी सैनिक कौन थे? भारतीय सैनिक। कैसे? ठीक है, शेखावटी सेना का गठन कर दिया और हमने जयसिंह को कहा कि भाई हमने एक शेखावटी सेना का गठन किया है, आप पैसे दो। हमें क्या दो? पैसे दो। तो जयसिंह ने मना कर दिया कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। भाई सेना आपने गठन की है, सेना आपकी बात मानेगा, मैं क्यों पैसे दूं आपको? हमने तो आपसे सहायक संधि कर ली, तो फिर आप हमसे कैसे पैसे मांगोगे? भाई अंग्रेज नाराज हो गए। तो अंग्रेज ने क्या किया? जो सांभर का क्षेत्र होता है जहाँ पे नमक का उत्पादन होता था, वो जयपुर के राजाओं के अंडर आता था। सांभरपुर क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। इससे भी जयसिंह नाराज हो गए। जो वहां पे सांभर में जो काम करने वाली जनता थी वो नाराज हो गई, अपने राजा से वो क्षेत्र छीन लिया। तो वहां की जनता भी नाराज हो गई। फिर कालांतर में जयसिंह की मृत्यु हो गई। तो उनकी शव यात्रा में निकल रही थी तो कुछ अंग्रेज अधिकारी भी आए थे। तो जनता ने किसी एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो इस तरह वहां की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। क्योंकि जो सांभर का क्षेत्र राजा से छीन लिया था, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन नमक के ऊपर, क्योंकि वहां पे लोग काम कर रहे थे और उनका जीवन एकदम रोजगार छीन गया था और वो अंग्रेजों ने नमक पे बहुत से टैक्स लगा दिए थे, उनका काम करना मुश्किल हो गया था। तो वो नाराज जनता ने
जब जैसे कि मृत्यु हुई थी तब उनकी शव यात्रा को लेके जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि उस समय जैसे तो अंग्रेज विरोधी थे, उनकी जनता भी अंग्रेज विरोधी हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो राजाओं को अपने अंडर में ले लिया, उनको किसी पर गिफ्ट देके अपने अंडर में ले लिया और सारा प्रशासन अपने हाथों में लेके पीए के माध्यम से संचालित करवाने लगे। ठीक है। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि जो सामंत थे ना, वो राजाओं जो लूटपाट होती थी ना उसकी रक्षा करते थे, उसकी सुरक्षा देते थे। राजा को सुरक्षा कौन देते थे? सामंत देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक काम अंग्रेज करने लगे सुरक्षा देने का, जिससे कि सामंत का प्रभुत्व खत्म हो गया और सामंत नाराज होने लगे। सामंत नाराज हो गए और सामंतों को बहुत सी जमीनें दी गई थी। अंग्रेजों ने क्या क्या किए, जमीनें भी सामंत से छीन ली। तो सामंत का जो सुरक्षा देने का काम था वो भी चला गया। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें भी छीन दी, जिससे कि सामंतों का रोजगार चला गया और सामंत भी अंग्रेजों से नाराज हो गए। पहले तो कौन नाराज हुए? पहले राजा नाराज हुए। राजा नाराज हुए तो राजाओं को अपने दूसरे राजाओं को अंडर में ले लिया, अपने जब जोधपुर के तख्ते को अंडर में ले लिया, फिर दूसरे राजाओं को अंडर में ले लिया। और जनता तो अपने अंग्रेजों से नाराज थी। ऐसा बहुत से कारण है, अभी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि जनता और नाराज होगी और सामंत भी अंग्रेजों से नाराज हो गए, क्योंकि सामंतों का काम था कि राजा को सुरक्षा देना, क्योंकि राजा की तो कोई अपनी सेना होती नहीं थी, सामंतों की भी सेना, सामंत की सेना थी। यही युद्ध भूमि में अपनी सेना लेके आते थे। इसलिए भाई सामंत भी नाराज हो गए, क्योंकि उनका रोजगार छीन गया, उन्हें किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं होने लगी, क्योंकि सारी जमीनें छीन ली गई और उनको गिरफ्तार भी करने लगे। तो जनता नाराज हो गई, सामंत नाराज हो गई। तो फिर सामंत नाराज हो गए तो सामंत क्या किया, जो लूटपाट करने वाले तो डाकू जो व्यक्ति थे उनको अपने यहाँ शरण देने लगे। तो फिर अंग्रेजों ने वो सैनिक छावनियों की स्थापना करने लगे और उसके पैसे कौन देता? राजा से पैसे लेते थे। इस तरह हम कह सकते कि जो जनता और सामंत थे अंग्रेजी विरुद्ध हो गए। ये तो लगभग एक कारण थे। अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं, अंग्रेज थे ईसाई और चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दे दिया। मतलब कि ईसाई जो मिशनरी भारत में अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो इन्होंने अपने जो मेवाड़ के क्षेत्र में ना आदिवासी इलाका आता है ना, वहाँ पे अपने कुछ अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए और लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देने लगे और धर्म परिवर्तन करवाने लगे। उनको आदिवासी लोग थे उनको भोजन देने लगे, कुछ अच्छी वस्तुएं देने लगे और उनको अंग्रेजी शिक्षा देके कई व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन करवा के ईसाई बना दिया। तो वहाँ के लोग भी अंग्रेजों से रुष्ट हो गए, विरोधी भावना रखने लगे कि अंग्रेज हमारा धर्म परिवर्तन करवा के ईसाई बनाने लगे। तो वहाँ की जनता भी अंग्रेजों से नाराज हो गई। फिर अंग्रेज हमेशा रंग भेद की नीति से आए, हमेशा लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उनको गाली गलौज करते थे, उनको हमेशा नीचा दिखाते थे, जिससे कि वहाँ की जनता भी इस कारण से नाराज हो गई। फिर वहाँ पे कि जो राजनीतिक में भी प्रशासन में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। उत्तराधिकारी संघर्ष में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे कि आप किस हिसाब से उत्तराधिकारी बनाओगे, ये तो उत्तराधिकारी हमें पूछ के बनाए। जो लालू जी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट गोद निषेध नीति लेके आए कि अगर किसी राजा का खून का अपना खुद का लील पुत्र नहीं है तो उस राजा के शासन को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। तो वहाँ की जनता भी नाराज हो गई कि आप कैसे हमारे राजा का शासन मिला सकते, क्योंकि उस समय राजा को भगवान के रूप में माना जाता। तो इस तरह से जनता भी नाराज हो गई थी। और अंग्रेज आए तो उस समय भारत में प्राचीन समय से कुछ चली आ रही प्रथाओं को भी बंद करते, जिसमें आपके
सती प्रथा थी, आपके कन्यावध, बाल कन्यावध हो गई। और ऐसी राजस्थान में डाकन प्रथा, ऐसी बहुत सी राजस्थान में प्रथा थी। तो अंग्रेज धीरे धीरे ये प्रथा बंद करवाने लगे, तब भी वहाँ की जनता नाराज हो गई। तो ऐसे बहुत से कारण थे कि वहाँ की जनता नाराज होने लगी। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों से वहाँ की जनता नाराज होने लगी, जनता की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होने लगी, जनता का रोजगार छीनने लग गया। और जो वहाँ की लोकल वस्तुएं थी उन पर बहुत से टैक्स लगा दिए जाते, जिससे कि वो वस्तुएं महंगी हो जाती और अंग्रेज अपने उपकरण सस्ते में बेच देते। क्योंकि जो वस्तुएं, जैसे कि मैं मानो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 10 रुपए की वस्तु बनाता, उस पर अंग्रेज टैक्स लगा देता और वो वस्तु की प्राइस हो जाती 20 रुपए। तो अंग्रेज अपनी वस्तु वो जो ना कच्चा माल का उत्पादन करके इंग्लैंड से लाते थे, वो 10 रुपए में बेच देते। तो जो व्यक्ति होता तो अंग्रेजों की वस्तु खरीदता, क्योंकि ये इस पर टैक्स लगा के महंगी कर देता, ये वस्तु नहीं खरीद पाता। तो वहाँ के लोगों का रोजगार छीनने लगा और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। तो ऐसे हम बहुत से कारण बता सकते थे, जैसे कि राजस्थान में अंग्रेजों की आने की वजह से वहाँ की जनता अंग्रेजी भावना के विरुद्ध हो गई, सामंत विरोधी हो गए और राजाओं को किसी तरह अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। उनको कुछ पैसे ऐसे भोग विलासी वस्तुएं देख के अपनी अंडर में ले लिया और ऐसे करके हम वहाँ की जनता अंग्रेजों के शोषण का शिकार होने लगी। तो क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे उनके आंतरिक मामलों प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। क्योंकि जो अंग्रेज थे भारत को कभी अपना समझा ही नहीं। अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था, भारत में जितना से जितना धन हो लूट के अपने देश में लेके जाए। भारत को उनसे कोई मतलब नहीं था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना था उनका उद्देश्य था। तो हम कह सकते हैं कि 1857 के पहले की स्थिति हमने देख ली। अगर हम आप इससे कारण भी ले सकते हैं कि अगर 1857 के पहले की स्थिति या मैं अगर कारण बताऊं तो क्या हो सकता है। सहायक संधियों को सही ढंग से अंग्रेजों ने फॉलो नहीं किया, सहायक संधि सही तरह से निभाई नहीं, प्रशासन में भेदभाव करने लगे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, उनके उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करने लगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश कर दिया। फिर राजस्थान में अपने आदिवासी इलाकों में विश्वविद्यालय खोल दिए जहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा देने लगे और धर्म परिवर्तन करवाने लगे। तभी वहाँ की जनता नाराज होने लगी। वर्षों से चली आ रही प्रथा है सती प्रथा और आपके सती प्रथा हो गई और आपके जो गुलामी प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा, ऐसी बहुत सी प्रथाओं को बंद कर दिए, जिससे कि वहां की जनता नाराज हो गई। सामंतों का रोजगार छीन लिया, उनकी जमीनें छीनने लगे। जो सामंत उनकी रक्षा करते थे, राजाओं की सेना के, उनकी रक्षा अंग्रेज करने लगे, तो सामंतों का रोजगार चला गया। और जो भी शेखावटी ब्रिगेड सैनिक छावनियां बनी, उनके पैसे राजाओं के माध्यम से राजा से लेते थे और जो भारतीय सैनिक था उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। जो सेना में भारतीय सैनिक इकट्ठा होते उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे और उनको ड्रेस कोड लगा दिया कि आप अपने मस्तक पे कोई टीका नहीं लगा सकते थे, आप कोई यूनिफॉर्म पहनने लगी, तो लोगों को अपने धर्म भी आत होने लगा, ये कह सकते थे। और अंग्रेज समुद्र पार अभियान करने लगे, राजस्थान की सेना को, राजस्थान में जो भारतीय सैनिक इकट्ठा हुए उनको बाहर भी ले जाने लगे। तो वहाँ की राजस्थान के जो व्यक्ति भी नाराज होने लगे, क्योंकि समुद्र को अब देवता समझा जाता था और देवता समुद्र को हम कैसे पार कर सकते, वहाँ की जनता ये भी नाराज हो गई थी। तो ऐसे बहुत से कारण देख सकते हैं कि राजस्थान की में जो जनता दयनीय होने लगी, उनका शोषण होने लगा। मोटे तौर पे 1857 के विद्रोह के कारण हम ये लेते थे, क्योंकि अंग्रेजों का एक उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा धन लूटना और यहाँ से लेके चले जाना। क्योंकि एक समय ऐसा आया कि लोगों का व्यवसाय छिनने लग गया, उनकी रोजी रोटी कम होने लगी, रोजगार हाथ से चला गया
जो कुटीर उद्योग से व्यवसाय करते थे उन पर बहुत से टैक्स लगा देते, जिसकी वजह से उनकी इनकम नहीं हो पाती थी और दैन्य वो गरीब और गरीब हो गया था। मोटे तौर पे 1857 के विद्रोह की ये कहानी थी। तो मुख्यतः आज हमने क्या देख लिया, 1857 का विद्रोह देख लिया और 1857 के पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी ये देख लिया। और हम आगे अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कौन सा था, किस तरह राजस्थान में 1857 के समय स्थिति थी, किस तरह 1857 विद्रोह का फैलाव हुआ, वो हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।